Good evening, students. In earlier video, we have discussed about the section A. फरवरी 2026 का पेपर देख रहे हैं हम फिजिक्स का, उसका सॉल्यूशन हमने देखा था. तो ये 4 एपिसोड वाला सीरीज़ है. पहला वाला पार्ट, पहला वीडियो हो चुका है. सेकंड में हम सेक्शन बी को ही कवर करेंगे. उसके बाद में सेक्शन सी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन सेक्शन डी में. क्योंकि ये पहली बार सॉल्यूशन डिस्कस हो रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम सेक्शन वाइज जाएंगे. ठीक है. तो सेक्शन बी में आपको पता है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो 8 क्वेश्चंस है, तो कितने आते हैं आउट ऑफ 14, मतलब 14 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है. हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है वो भी हम साथ साथ में बताएंगे. तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 277 पे इसका आपको आंसर मिलेगा. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडी करंट्स एंड स्टेट इट्स 2 एप्लीकेशन. मतलब आपको डिफाइन करना है एडी करंट्स को, और स्टेट बोला गया है. स्टेट मतलब सिर्फ एप्लीकेशंस को लिखना है, उनको एक्सप्लेन नहीं करने वाले आप लोग. ठीक है. सो व्हाट इज द एडी करंट, डेफिनेशन में आप देख सकते हो क्या है एडी करंट्स. When a metal block is moved in a stationary magnetic field, or it is placed in a changing magnetic field, either the metal block is moving in a stationary magnetic field or it is placed in a changing magnetic field, circular currents are produced in the metal block, which is called as the eddy currents. ये वाला डेफिनेशन है. इससे अलग भी आपके पास में कुछ नोट्स होगा तो आप उसको लिख सकते हैं. और उसके साथ में बोला गया था आपको स्टेट इट्स 2 एप्लीकेशन. सिर्फ स्टेट करने के लिए बोला था. तो कौन से एप्लीकेशन है, पहला है आपका डेड बीट गैल्वेनोमीटर या फिर इलेक्ट्रिक ब्रेक. दिस आर द 2 एप्लीकेशंस. किस पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, डेफिनेशन और या फिर एक्सप्लेन आप करोगे कि एडी करंट्स क्या है. कुछ भी नहीं लिखना है कि मूविंग इन अ स्पायरल वर्क, उसको एडी करंट्स नहीं. प्रॉपर डेफिनेशन लगती है तभी आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं. देखो 2 मार्क्स कमाना वैसे इजी भी है, वैसे मुश्किल भी है. अगर इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट लिखते हो तो उसका हाफ मार्क्स मिलेगा, मतलब सिर्फ स्टेट करने के लिए. तो इसके जगह पे आप इंडक्शन फर्नेस भी लिख सकते हो. पुरानी बुक में इंडक्शन फर्नेस का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो दिस वॉज 1 मार्क्स फॉर द एडी करंट्स एंड हाफ मार्क्स फॉर डेड बीट गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे. सो दिस वॉज एक्सप्लेन किया गया है फिगर नंबर 12.0 में पैरा अंडर द एडी करंट्स. मतलब कहाँ है, पेज नंबर 277 में आप इसका आंसर लिख सकते हो. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज गैल्वेनोमीटर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ दे कैन बी मिनिमाइज. मतलब मीटर ब्रिज वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन से एरर हो सकते हैं, जिससे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर, मतलब जिसमें से एरर प्रोड्यूस हो सकता है, उसको आप कैसे मिनिमाइज करोगे. कौन से चैप्टर में है इसका आंसर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, पेज नंबर 219. तो 2 सोर्सेस है. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा देखिए, कोई भी 2 एरर के लिए आधा मार्क्स, मतलब उसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा, और उसका मिनिमाइजेशन के लिए आधा मार्क्स, ऐसे आपके 1 मार्क्स मिलेंगे. देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका. एरर क्या चीज़ है जिससे एरर प्रोड्यूस हो सकता है ये वाले एक्सपेरिमेंट में. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म. ठीक है, ये पहला एरर है. उसके बाद में है द एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर टू द मेटेलिक स्ट्रिप वेयर द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप. ये आपके एक्सपेरिमेंट में है. हैंडबुक में भी ये वाला पॉइंट रहता है कि कहाँ से सोर्सेज ऑफ एरर आ सकते हैं. तीसरा जो है द मेजरमेंट ऑफ LG एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट. तो पहला आपका जो है, जो एरर बोला है उसको आप कैसे मिनिमाइज करोगे. तो अगर आपके पास में आपने कहा है कि तो कोई भी 2 पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स लिखोगे, इस पे आधा मार्क्स और इस पे आधा मार्क्स रहेगा, ये ऐसे 1 मार्क्स है, और मिनिमाइजेशन के लिए आधा मार्क्स रहेगा. तो कैसे इसको मिनिमाइज करना, टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है. कैसे, टेक द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ठीक है. उसके बाद में एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस X एंड R. तीसरा जो है द वैल्यू ऑफ R शुड बी एडजस्टेड. अगर LG और LR की वैल्यू अपने बराबर नहीं निकाली, उसका सोल्यूशन कैसा है, द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द 1/3 ऑफ द वायर. मतलब नल पॉइंट आपका 34 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए.
एक और एरर जो आ सकती है वो है कि जॉकी को आपको उस पर स्लाइड नहीं करना है, आपको टैप टैप करना है। तो वह मिनिमाइजेशन में लिखा है जॉकी शुड नॉट बी स्लाइडेड बट शुड बी टैप्ड ऑन द वायर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। कोई भी 2 एरर के लिए आधा आधा मार्क्स, उसके मिनिमाइजेशन के लिए भी आधा आधा करके 1 मार्क्स एरर के लिए, 1 मार्क्स फॉर द मिनिमाइजेशन। तो क्या सीखेंगे हम इन क्वेश्चन में से कि 2 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है। डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, लॉ पूछे जा सकते हैं, स्टेट इट, गिव इट्स फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी पूछी जा सकती है। ठीक है, वो भी आपको जितने भी मिनिमम डायग्राम से ज़्यादा डायग्राम्स है नहीं, उन्हीं को अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग। रे डायग्राम मतलब आपको रे का डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, वो कंपलसरी है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग पोजिशन ऑफ वर्चुअल सोर्सेज एंड रीजन ऑफ इंटरफेरेंस इन द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। कहाँ का है? चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स। आंसर मिलेगा पेज नंबर 174 में। क्या क्वेश्चन है, कैसा डायग्राम बनाएंगे? आप इसको पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, कोई भी चलेगा। क्या क्या है? आपका बाइप्रिज्म है, यहाँ पे स्क्रीन है, आप दिखाएंगे क्या है स्क्रीन और सोर्सेज में से डिस्टेंस कैपिटल D, वो नीचे लिखना भी है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन एंड देन डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्चुअल सोर्सेज। वर्चुअल सोर्सेज है तो यहाँ पे आप डॉट डॉट में जाओगे, ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है। इसका एक ट्रिक है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्चुअल सोर्सेज होगा ट्रिक। क्या करेंगे? बाइप्रिज्म जब आप ड्रॉ कर रहे हो, यू आर मेकिंग दिस बाइप्रिज्म, ठीक है, तो एक सिंपल वाला सोर्स आपका यहाँ है, तो ये यहाँ से जाएगा एकदम कॉर्नर से। ये एक इजी वाला तरीका है। यहाँ गए, रे डायग्राम है, डायग्राम शो करेंगे, मतलब कैसा जा रहा है ये। फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई भी एक सेंटर में आप पॉइंट लो, ये जो दूसरे वाले जाने वाले रेज है उसको, इनको थोड़ा यहाँ से बेंड होंगे एंड दे विल मेकिंग क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्रॉस करके जाएंगे, स्किल से बनाओ आप इसको बराबर। और फिर यही वाले जो है इनको डॉटेड लाइन से यहाँ से करके आपको उनको शो करना है कि दे आर वर्चुअल सोर्सेज, मतलब निकल रहे हैं वो S में से, पता बताएंगे हम कि दे आर कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। ठीक है, दिस इज़ द ट्रिक। ये ऐसा ही डायग्राम बनाओगे तभी जाके आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। किसके लिए मार्क्स मिलेंगे? बराबर आप प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में आएगा ये वाला डायग्राम, इसी तरीके से आएगा, सीधे लाइन में जाएगा, तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और लेबलिंग के लिए 1 मार्क्स। जहाँ था कौन से चैप्टर में है आपका? वेव ऑप्टिक्स में आता है, पेज नंबर 174। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट। पेज नंबर 327 पे दिया हुआ है। चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। देखो एक्सप्लेनेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कहाँ है वो देखना ज़रूरी है। हर साल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बदलेगा, जैसा पेपर सेट होता है वैसे ही मॉडरेटर जो होते हैं या फिर जो पेपर सेटर है उसका सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो आपको कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं करेंगे ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन क्या था? यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, मतलब रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है? पहला एक्सप्रेशन के लिए आधा मार्क्स रहेगा, फिर एक्सप्रेशन के लिए आधा मार्क्स रहेगा, सेकंड एक्सप्रेशन के लिए आधा मार्क्स रहेगा, और फाइनली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर, उसको आधा मार्क्स रहेगा। एक्सप्लेनेशन क्या लिखने वाले हैं आप लोग? कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक्सप्रेशन लिखते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको ये एक्सप्रेशन में हमारा टाइम जाता है। तो फिर टाइम जाएगा तो मार्क्स भी जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि पूरे मार्क्स, आप बोलते हैं फिर रिवैल के लिए डालते हैं, फिर बोलते हैं कि चेकिंग करो हमारे मार्क्स कम आए, कि कोई भी आपको मार्क्स कम नहीं देने वाला है अनलेस एंड अनटिल अगर आपने पूरा लिखा हुआ है। तो पूरा लिखना की आदत डालो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, कम से कम उससे रिलेटेड तो कम से कम आपको लिखना ही है। तो एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद में कैसे आता है? 2 पोस्टुलेट यूज होते हैं आपके बोर्ड्स के, सेकेंड वाला पोस्टुलेट यूज होता है और फर्स्ट वाला पोस्टुलेट होता है। उन दोनों को यूज करके यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। सो अकॉर्डिंग ये लिखना ज़रूरी है। पहले शुरू में तो आप आदत डालिए, फिर इसके बाद में आपको एक बार आदत होगी तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, कैसे MVR इक्वल्स टू NH/2 पर शुरू में आदत नहीं आती आपके माइंड में जाने के लिए ये सब कुछ लिखना है। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू द बोहर सेकेंड पोस्टुलेट
एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH अपॉन ट्वाइस पाई। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन ट्वाइस पाई, वेयर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, H इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो उसमें से क्या लेगा, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या है, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन ट्वाइस पाई। उसमें से क्या निकालने वाले, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो ये एक्सप्रेशन लिखा, इसको आधा मार्क्स मिल गए। उसके बाद में हमने बोला था सेकंड वाला पोस्टुलेट लगेगा और फिर फर्स्ट वाला भी पोस्टुलेट लिखाएगा। सो फ्रॉम द बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, पहले पहला लिख दिया फिर सेकंड लिखा तब भी चलेगा। तो क्या है, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। ये वाले चैप्टर में दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में इसका डिस्क्रिप्शन है। 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। दैट वाज अ हाफ मार्क्स एक्सप्रेशन। फिर क्या करेंगे, पहले वाले एक्सप्रेशन से V का वैल्यू निकाल के हम डालने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, सो व्हाट यू गेट, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका था mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V का स्क्वायर लिखेंगे, क्या आता है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे पाई, m इज ऑल्सो गोइंग टू बी कैंसिल, बचा m, r स्क्वायर यहाँ का और राइट हैंड साइड का भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m r इक्वल्स टू Z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो उसमें से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ r, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m Z स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट। वी कैन राइट द nth बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है, हम लिखेंगे हाफ ऑफ मास के लिए आपको लिखा गया है। और Z बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इन जनरल के लिए आपका है, तो Z का वैल्यू होना वहाँ पे ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 उसके हिसाब से हम एटॉमिक Z की वैल्यू लिखने वाली है। दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर 2 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, अ सीलिंग फैन हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I इज गिवन, इट अटेन्स अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 रोटेशन पर मिनट इन 2 पाई सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स पावर रेटिंग। कहाँ पे है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स, इसलिए ये है चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल, पेज नंबर 19 एक्सरसाइज 1.9। जिन भी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल बहुत हार्ड जाता है, नहीं समझ रहा है, उन्होंने क्या करना है, सारे चैप्टर्स, मैं बता रही कि सारे चैप्टर्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखने नहीं है, पेजेस नहीं पलटना है, उनको फिर से एक बार सॉल्व करके देखना है, ताकि कम से कम अगर ऐसा आपका जैकपॉट लग जाए 2 मार्क्स का, तो आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स एज इट इज़ आने चाहिए। हो सकता है ही ऐसा ही न्यूमेरिकल आए, उसमें से थोड़ा बहुत वैल्यू भी चेंज करके आए। तो क्या करना है आपको, अगर न्यूमेरिकल्स का डर लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और सॉल्व न्यूमेरिकल को हमेशा ही करके जाएंगे। तो किस किस की वैल्यू आपको मिल रही है, देखो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये फ्रीक्वेंसी है, एंड उसका पावर रेटिंग का टॉ विल बी इक्वल्स टू I अल्फा। उसमें से हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अटेंड कर रहा है वो, मतलब मिनिमम उसकी 0 है, ये ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका 2 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I की वैल्यू है। देन आपको निकालना है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपको पता है ω1 ω2 या फिर आप उसको ω0 ω1 कुछ भी ले सकते हैं, विच वन इज बेनिफिशियल, और जो आपको अच्छे से ध्यान में रहता है वो वाला लिखना है। ω1 विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। उन्होंने कहा है कि फाइनल वेलोसिटी वो एंगुलर वेलोसिटी अटेंड करता है आफ्टर द टाइम 2 पाई सेकेंड। तो ये भी निकालना है। अब उन्होंने दिया था एक आपको फ्रीक्वेंसी कितनी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 रोटेशन पर मिनट। हो सकता है सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में नहीं आया कि इसमें से क्या हो रहा है भाई। तो RPM मतलब क्या है, रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट कितने का होता है, सेकंड का, और टाइम का यूनिट है सेकंड, नॉट द मिनट। तो अब क्या करेंगे, 60 रोटेशन पर मिनट को मिनट से, क्योंकि पर मिनट 1 मिनट में वो चीज़ 60 बार रोटेट हो रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 60 डिवाइडेड बाय द 1 मिनट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी है।
कितनी टाइम का आपको पावर रेटिंग निकालना है, कितने टाइम बाद। टाइम है आपका ट्वाइस बाय सेकेंड, ट्वाइस बाय सेकेंड को ट्वाइस बाय ही रखेंगे, अगर कोई चेंज होके भी आएगा तब भी पाए वहाँ पे आगे जाके कैंसिल होने वाला है। तो पावर रेटिंग आपको चाहिए, फॉर्मूला है पावर का टॉ ओमेगा, टॉ दैट इज टॉर्क है। सो टॉ विल बी इक्वल्स टू आई अल्फा इंटू ओमेगा। अल्फा हम पहले निकालेंगे, ओमेगा आपके पास में जो आएगा ओमेगा 2 वाला, पहला तो इनिशियल 0 है आपका। सो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 minus omega 1 upon the that is divided by the time, that is the rate of change of angular velocity is angular acceleration। ओमेगा आ जाएगा ट्वाइस बाय n, तो n कितना आया है 1 हर्ट्ज, ट्वाइस बाय आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, दैट इज दी एंगुलर वेलोसिटी। कुछ बार में एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, पर इन्होंने डायरेक्ट आपको पावर रेटिंग दिया है। तो जो भी चीज़ निकालेंगे उसका यूनिट लिखेंगे। उसके बाद में है एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम, ट्वाइस बाय माइनस 0 अपॉन ट्वाइस बाय, दैट वाज द टाइम। कहा था कि उसको कुछ छेड़ो नहीं, उसको वैसे ही रखो, तो वो आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला में लिखेंगे आई अल्फा इंटू ओमेगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस बाय, दैट इज 4 पाई। पाई की वैल्यू है 3.142। अब आप बोलोगे कि भाई 3.142 क्यों लिखे मैडम, हम तो 3.14, हमको क्लासेस वाले बताते हैं कि 3.142। अगर आपको बताया गया है इंस्ट्रक्शन राइट विद द रेड पेन, और फिर भी आप ग्रीन येलो ब्लू की जगह पे किसी रेड की जगह अगर जो बताया गया है आपको ब्लू पेन, तो ब्लू पेन ही यूज़ करो, उसको कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो रूल को फॉलो करेंगे, पाई की वैल्यू 3.142 ही लेने वाले आप लोग, ठीक है। पावर है उसका यूनिट आएगा वैट पे। अगर बहुत सारे बच्चों का समझ भी नहीं आता कि भाई इसको समराइज कैसे करें, उसको नियर अबाउट वर्ड्स के बात में मतलब क्या कहते हैं, हम लोगों ने कहा पहले चैप्टर 1 में हमने देखा था कि एक्यूरेट से के पास में लाएंगे, तो वो नहीं आता तो यहीं पे छोड़ दो आप, 12.56 से रखो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.57 नहीं भी किया तब भी चलेगा। सो दैट वाज द पावर, और उसका यूनिट आएगा वैट में। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहला मार्क्स आपको मिलेगा जहाँ आप अल्फा निकाल रहे हो, यहाँ पे आपको मिलेगा आधा मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में पावर का जो फॉर्मूला है आपका, दैट इज आई अल्फा, यहाँ को भी आपको मिलेंगे आधा मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स हो गए। फाइनली आप जहाँ आंसर निकाल रहे हो वहाँ पे आपको मिलेगा 1 मार्क। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये ऊपर का लेना नहीं है, कोई भी चीज़ आपको नहीं याद आ रही, जितना याद आ रहा उतना करो। और इस तरीके से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है चैप्टर नंबर 1 का सॉल्व वाला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 7 एंड्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁶ कूलम, each are separated by 4 centimeter. The dipole is placed in an external electric field of 10⁵ Newton per coulomb. Calculate the work done by an external agent to turn the dipole through the 180 degree. कहाँ पे मिलेगा आंसर आपको, पेज नंबर 199 का सिमिलर वाला प्रॉब्लम है। उन्होंने वर्क के साथ में कुछ और चीज़ भी पूछी गई है वहाँ पे। एक्सरसाइज है 8.14 चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई न्यूमेरिकल तो हो गया, उसमें से समझ भी नहीं आता ना कि क्या पूछा जा रहा है। तो कैसा है ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अनलाइक चार्जेस। तो कैसा होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला मानो Q1 एंड Q2 कितने डिस्टेंस से स्प्रेड अप हो गया है। देखो कोई भी चार्जेस रहते हैं Q1 Q2, उनके डिस्टेंस के बीच का, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा है 11th में, ठीक है। तो साथ साथ में 11th की बुक्स भी आपके साथ में रखने वाले हैं, 11th की बुक को छोड़ना नहीं है, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्वाइस L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना कहा था, 2 लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2, कितना है उनका चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम दिया है आपको यहाँ पे, 2 × 10⁻⁶ कूलम। और कौन सी वाली फील्ड में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है उसकी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमको टर्न करना है कितने से, 180 डिग्री में से, तब कितना वर्क डन होगा वो वाला फॉर्मूला आपको निकालना है। देखिए कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। उसको हम लोग 180 डिग्री से कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको, वी आर गोइंग टू टर्न इट थ्रू द 180 डिग्री, मतलब पहले वो ऐसा ही था नॉर्मल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू cos θ1 माइनस cos θ2। गड़बड़ क्या हो जाती है, आपको बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल से विच आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, दैट इज वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप क्या करते हो, जो उन्होंने दिया है 4 सेंटीमीटर उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो आंसर आपका गलत हो जाता है। वैसा नहीं, दो चार्जेस कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है वही आपका ट्वाइस एल है, ठीक है। उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्वाइस एल विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो ऐसा ही लिखना है। ट्वाइस एल को एल भी मत करो, उसको ट्वाइस भी मत करो, जितना उन दोनों के बीच का चार्जेस का सेपरेशन है वही ट्वाइस एल है, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, जब भी सेंटीमीटर हो मिलीमीटर है, फर्स्ट हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, ठीक है। सो ट्वाइस एल को डायरेक्ट हम कंसिडर करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालो या फिर डायरेक्टली पुट करो तब भी चलेगा, तब भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है कोई स्टूडेंट पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेगा फिर आंसर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2। आंसर आता है 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है। अगर सेपरेशन ऑफ मार्क्स हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तो अगर डायरेक्ट वो लिख रहा है, अगर वो पहले से अगर ये निकालेगा तो इसको आपको 1 मार्क्स मिलेगा, बचे हुए को 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्योंकि निकाला तो है ही एनी हाउ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला में रखेंगे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10⁵ लिखा है। अब पहला cos θ1 0 था, मतलब भाई ऐसा हमारा डाइपोल है, फिर हम उसको 180 डिग्री से इस तरह से ऐसा है तो हम उसको 180 डिग्री से कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो θ2 विल बी 180 डिग्री, 180 डिग्री से टर्न करना है आपको। अब फॉर्मूला क्या था, cos θ1 माइनस cos θ2, कितने से हम उसको कन्वर्ट करने वाले 180 से, पहला कितना है 0। अब ब्रैकेट में हमने लिखा है cos 0 माइनस cos 180। cos 0 कितना है 1, cos 180 है -1, सो 1 माइनस -1। ये सारे जो एक छोटे वाले सारे जो है, मैंने शायद ऑसिलेशन के चैप्टर में आपको ऑसिलेशन का वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पे साइन और कॉस 0, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री, इनका शॉर्ट में लर्न करने का तरीका दिया है। एक बार आप ऑसिलेशन वाला चैप्टर देख के ये वाली वैल्यूज़ है बाय हार्ट कर लीजिए ताकि आपको फिर से प्रॉब्लम ना आए। तो ये वाला आंसर था 10⁻⁻8 था इंटू 10⁻+5, तो वो हो जाएगा 10⁻3। cos 0 इज 1 माइनस ऑफ माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, गड़बड़ करना नहीं, न्यूमेरिकल्स में कभी भी घाई नहीं करना है। सो cos 0 इज 1 -1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 एंड आंसर आता है 16 इंटू 10⁻³ जूल। वर्क डन है, आप जूल में लिखेंगे। कुछ बच्चों को आदत होती है भाई मुझे ज़्यादा आता है, तो वो लिखता है 16 मिली जूल, ठीक है। अब मान लो आपने अपना एक्स्ट्रा मुझे आ रहा है उसके लिए आपने मिली जूल लिख दिया, ठीक है, 10⁻³ है। चेक करने वाले ने इसको लास्ट में देखा भाई मिली जूल, गया आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर लिखेंगे, मतलब जूल में ही लिखने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सारे वैल्यूज़ बचे रह गए, पर इतने सारे पेपर्स बहुत कम टाइम में निकालना है उनको, कभी कभी गलती हो सकती है। और यहाँ पर भी जूल की जगह आप मिली जूल लिख रहे हो और फिर 10⁻³ मिस आउट कर रहे हो, वो भी नहीं। तो ज़्यादा वाला क्या वाला आपके पास में सोल्यूशन है, जो जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, उसको राउंड अप भी नहीं करेंगे, उसका यूनिट में। हाँ, उन्होंने पूछा आपको भाई मिली जूल में कन्वर्ट करो, तब आप उसको कन्वर्ट कर सकते, अदरवाइज यू हैव टू पुट। अब नहीं आ रहा है, सिंबल ही याद नहीं आ रहा है जूल का क्या है, तो आप क्या लिखोगे, यू हैव टू राइट जूल्स, जूल लिखेंगे आप, पूरा स्पेलिंग लिखो है JOULE, क्योंकि आपको सिंबल नहीं आ रहा। अगर मान लो आपने ये यूनिट लिखा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इट शुड बी डिडक्ट हर जगह, जहाँ जहाँ आपका न्यूमेरिकल है जिसके लिए यूनिट आ रहा है, तो डरने की बात नहीं है, बेसिक है। वर्क डन का यूनिट अगर जूल है, आपको 12वीं में याद नहीं आ रहे, तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की है, मेहनत ज़्यादा करेंगे ताकि यूनिट गलत ना हो।
आप क्या बोलते हैं, अरे नहीं ये गलत हो जाता, फिर मैं न्यूमेरिकल करता ही नहीं हूँ, पर एकदम से इजी वाला न्यूमेरिकल आ जाता है और आपसे वो छूट जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ने वाले आप। अब खूब सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि भाई उनको सारे डेरिवेशन अच्छे से आते हैं। डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे 2 मार्क्स के लिए बहुत नहीं लिखना है आपको, टाइम बाउंडिंग रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो डेरिवेशंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि भाई मेरे को न्यूमेरिकल्स आता है, मुझे डेरिवेशन नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो करना दोनों भी है। सेफर साइड में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आपको कहा गया था कि 8 क्वेश्चंस आपको एनी 8 सॉल्व करना है, तो एक एक्स्ट्रा 9 वाला भी सॉल्व करके रखें। माना कि पहले इसका कोई तो भी आपको एक आध बार गलत हो गया, उसमें शायद आपको 1 मार्क्स मिल गए, 1.5 मार्क मिल गए, 2 नहीं मिल रहे, तो सेफर साइड में 8 की जगह पे आप 9 और हो सके तो 10वां भी सॉल्व करेंगे। पर ऐसा नहीं कि भाई मुझे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे, मैं पूरे 14 के 14 कर रहा हूँ। क्या हो रहा है उसमें, आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको लगता है अरे मुझे कितना आ रहा है, मैं अपना पूरा टाइम इधर में डाल देता हूँ। मतलब जहाँ आपको कम से कम वक्त में आगे बढ़ना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो आप क्या करते हो, आगे नहीं बढ़ते हो। तो ऐसा है कि जो सेक्शन आपको नहीं आ रहा है उसमें से जितना आ रहा है वो करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सेक्शन सी और उससे भी ज़्यादा सेक्शन डी इजी होता है। सेक्शन डी में जब हम जाएंगे तब हमको बताया जाएगा कैसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई पहले क्वेश्चन में अटक गए, भाई एमसीक्यू नहीं आ रहा, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करे क्या करा, ऐसे नहीं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हर वक्त में आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि आगे इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड कभी भी फ्रेम किया नहीं जाता। ऐसा ही होता है कि 35 मार्क्स का पेपर जो होता है, मतलब 100 में से अगर सोचा जाए आपको, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स छोड़ के ऐसा है कि पासिंग मार्क्स का आपके पास में होता है कि हर एवरेज बच्चा भी पास हो जाए। और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर से पास होने नहीं है, ठीक है। तो जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 है, उसका ये डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है। पेज नंबर 242 में इसका डेरिवेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम जरूरी है। एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है, ए बी एक वायर है। मतलब ये वाला डेरिवेशन बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ये ऐसा है, इसका छोटा वाला पोर्शन है, मतलब ये सर्कुलर वाला वायर है, ठीक है। और इसका सिर्फ इतना वाला ही पोर्शन हम कंसिडर करने वाले, ये थीटा है, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट जाऊँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत मतलब बड़ा वाला हो रहा है। आप आखिर तक देखेंगे तभी आपका इसका मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो जब भी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब भी ये सारे डेरिवेशन होंगे। नोट्स आप देखेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे तो आपका इसका क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। डायग्राम जरूरी है, एक्सप्लेनेशन की भी जरूरी है, उसमें हाफ मार्क्स है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या क्या लिखेंगे हम लोग, कंसिडर अ वायर कैरिंग अ करंट आई, ए बी इज द सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। ये ऐसा पूरा वायर था, उसमें से छोटा वाला पोर्शन हम कंसिडर करने वाले हैं। फिर ओ क्या है, वो सर्कुलर आर्क का सेंटर है, आर उसका रेडियस है, और यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में करंट एलिमेंट आपको लेना है डीएल, विच इज परपेंडिकुलर। डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ। डायरेक्शन आपको जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये फॉर्मूला है, क्या है, डीबी विल बी इक्वल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा। जो आर क्रॉस है उसको डायरेक्टली लिखा हुआ है वाला स्टेप से, सो दैट विल बिकॉज यहाँ से भी लिखा तब भी चलेगा, μ0/4 आइडियल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, इट इज़ डीएल क्रॉस आर, ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो आएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी आइडियल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब हमने बोला कि आर और थीटा जो है दैट इज़ करंट एलिमेंट रेडियस के साथ में 90 का एंगल बना रहे, इसलिए थीटा वहाँ पे हो जाता है साइन 90। साइन 90 इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। तो तुरंत आगे बढ़ेंगे। साइन 90 की वैल्यू हो गया, साइन 90 विल बी इक्वल्स टू 1। क्या आता है, डी बी विल इक्वल्स टू μ0/4 आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको पहली वाली स्टेप याद नहीं आ रही और यहाँ से आपको याद आ रहा, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। डेरिवेशन का हमेशा ऐसा है, जो स्टेप आपको याद आ रही उसी को पकड़ के आगे जाएंगे, ठीक है। अब डी बी था, मतलब छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड, आपको अगर टोटल चाहिए तो हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किया। क्या लिमिट है, ए टू बी, छोटा वाला पोर्शन था यहाँ ए टू बी, तो ये छोटा वाला पोर्शन है, ठीक है। उसका लेंगे आई अपॉन, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकलेंगे, आई अपॉन आर स्क्वायर निकल गया, ए टू बी का डीएल। अब डीएल क्या था आपका, ये है आपका आर्क लेंथ,
ठीक है, दिस इज एन आर्क लेंथ। थीटा, जहाँ पे हमने प्लेन एंगल पढ़ा है 11th में, क्या होता है, प्लेन एंगल विल बी इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसलिए डीएल बन जाता है आर इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखो आर थीटा लिखेंगे, आर स्क्वायर था, आर इज गोइंग टू बी कैंसल, आंसर आ रहा है बी विल बी इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन आई थीटा इंटू 4 पाई आर। ठीक है, आधा मार्क्स यहाँ पे, ये वाले स्टेप को आधा, 1 मार्क्स, आधा मार्क्स डायग्राम पे, आधा एक्सप्लेनेशन पे। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 14 तक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया, सेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड, मतलब इजी वाला। ये वाला चैप्टर जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, इसमें 2-2 मार्क्स के ही क्वेश्चन करेंगे। हम किसके बारे में सोच रहे हैं, जिनको पूरा नहीं करना है और 75% मार्क्स लाना है उनके लिए। मैं बताऊंगी आपको कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है आगे के वीडियो में। आप सब्सक्राइब करो और कनेक्टेड रहो तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस 2 मार्क्स के लिए, तो एडवांटेज के कोई भी 2 पॉइंट्स लिखो, डिसएडवांटेज के कोई भी 2 पॉइंट्स लिखो। आपके पेज नंबर 352 में इसका आंसर है। क्या क्या लिखा है, क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट, लीनियर रिस्पॉन्स, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज, रिलेटिवली लो कॉस्ट, वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। ऐसे यहाँ पे आप एडवांटेज में लिखो, डिसएडवांटेज में बोलोगे कि रिलेटिवली लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, ऐसा नहीं, जो पॉइंट्स है उन्हीं को मगअप करना है एज इट इज, जितना अपने दिमाग में इजीली रह सकता है वही पॉइंट लिखेंगे। डिसएडवांटेजेस में क्या है, प्रोसेस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कोई भी, सिमिलर टू मेनी अदर से, लो और रिवर्स करंट, ये है आपके डिसएडवांटेजेस। कोई भी 2 एडवांटेजेस और कोई भी 2 डिसएडवांटेजेस आपको 2 मार्क्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, किसका है, चैप्टर नंबर 6, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, पेज नंबर 141। वहाँ पे मेंशन किया है आपको एनी 2 पॉइंट्स, तो 2 ही पॉइंट्स लिखेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का आप वीडियो जाके देखेंगे, उसमें से इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस डायग्राम जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अभी आपको कौन से 2 पॉइंट्स लिखने हैं वो बता रही हूँ। डिस्टिंग्विश में हमेशा प्रॉपर पॉइंट लगेंगे, यहाँ पे एक लिख दिया, यहाँ पे प्रेजेंट, वहाँ पे ऑब्सेंट, ये नहीं, ऐसा नहीं चलता कि भाई यहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ पे वो ऑब्सेंट है, ये फुलपत्ती इधर प्रेजेंट है वहाँ पे ऑब्सेंट है, ऐसे वाले को कोई भी मार्क्स नहीं देने वाले। 2 पॉइंट्स है वो एकदम बराबर रहेंगे। तो पहले में आपको लिखना है हार्मोनिक्स, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। सो यहाँ पे लिखना है दोज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द साउंड। सेकंड वाला पॉइंट, यही 2 पॉइंट्स आप मगअप कर लेंगे तब भी चलेगा। द लोवेस्ट अलाउड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। हार्मोनिक किसको बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड्स आना बहुत जरूरी है, लोवेस्ट और इंटीग्रल उसके मल्टीपल। और यहाँ पे क्या होता है, ओवरटोन्स, ओवर है मतलब हाइयर, हाइयर अलाउड फ्रीक्वेंसी अबाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज द ओवरटोन। और भी पॉइंट्स है पर 2 मार्क्स के लिए आपको इतना ही लेंगे। चैप्टर कौन सा था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीनों भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, पेज नंबर 47। न्यूमेरिकल क्या कहता है, अ स्टील बॉट विथ रेडियस 0.3 mm इज फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लिसरिन। मतलब कोई ग्लिसरिन की ट्यूब है, उसमें आपका ये बॉल जो है, ये जैसे सपोज दिस इज एन ग्लिसरिन ट्यूब, यहाँ पे ये बॉल गिरने वाला है। ठीक है, so what you have to find, you have to find the calculate the viscous force acting on the steel ball। ठीक है, विस्कस फोर्स कौन देता है, स्टोक्स लॉ देता है। स्टोक्स लॉ का क्वेश्चन आप करेंगे अच्छे से, डेरिवेशन फॉर्मूला, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आए तो ये भी आने के चांसेस है। तो क्या क्या दिया गया था, रेडियस दिया था उसको 0.3 mm, कितनी वेलोसिटी से जाने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड वो दिया है, और ईटा दिया है आपको, कोएफिशिएंट ईटा दिया है आपको ग्लिसरीन का, तो वो आपके पास में है तो उसको आप यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस विल बी सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट। मतलब आपको निकालना है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मॉलिक्यूल की इक्वल टू, अगर हम वो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से अगर एक्सेलरेट करते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर हो जाना चाहिए।
अब इसका आंसर है पेज नंबर 63 पे। चैप्टर है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। क्या है वहाँ पे? सिर्फ फॉर्मूला दिया है, कुछ भी नहीं। मतलब किसका फॉर्मूला है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कितना फॉर्मूला है? E विल बी इक्वल्स टू 3/2 kBT। क्या निकालना है आपको? टेम्परेचर क्या है? Kb गिवन है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है। क्या कंडीशन रहेगी कि ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी है कितना हो जाना चाहिए? व्हेन वी आर एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन थ्रू 1 वोल्ट, सो दैट विल बी इक्वल टू EV। इसका ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर ढूंढना है। क्या क्या गिवन था? Kb वॉज गिवन, E वॉज गिवन, T निकालना है। फॉर्मूला लगेगा 3/2 kBT इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर विल बी 1 वोल्ट। नाउ यहाँ पे 3.2 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.4। अब डायरेक्ट इसको डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो या फिर लॉग बुक को यूज़ करके भी निकालते। शुरू के वीडियोस में मैंने लॉग बुक को यूज़ कैसे करना वो भी दिया है, तो आप एक बार चेक करेंगे। तो अगर आप लॉग बुक में प्रिफरेबल है तो लॉग के भी कैलकुलेशंस करने हैं और वो दिखाना भी पड़ेगा। आंसर आ रहा है आपका 76194। सो लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे सेक्शन बी के। तो द लास्ट वन, वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो चुका है पर लास्ट तक देखेंगे तो सेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी is connected to an AC source of peak EMF 220 volt and frequency of 50 hertz. Calculate the peak current in the circuit। एकदम इजी वाला प्रॉब्लम है आपका, पेज नंबर 293 में। एक्सरसाइज 13.3 से सिमिलर मतलब थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हुई है, वो वाला न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे है कितना दिया है आपको इंडक्टेंस, L विल बी इक्वल टू 200 मिली हेनरी, उसको आपने हेनरी में कन्वर्ट कर दिया। E दिया है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दी है। पीक करंट का फॉर्मूला क्या है? I0 विल बी इक्वल टू E0 अपॉन XL। XL को हम कंसिडर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिए है तो फार्मूला आएगा XL विल बी इक्वल टू ट्वाइस बाय F इंटू L। L इज द इंडक्टेंस, वैल्यू लिखेंगे 2.2 इंटू 3.142। आंसर इज कमिंग टू बी 3.500009 एम्पियर। तो उसने उसको राउंड ऑफ करके 3.501 एम्पियर लिखा हुआ है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं आप लोग। फॉर्मूला को हाफ मार्क्स, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे हाफ मार्क्स है। और लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। दिस वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन। अर्लियर वाले प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले पॉइंट को आपको मिल रहा है आधा मार्क्स। यहाँ पे आपको, जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो ये वाले पोर्शन को, यहाँ पे आपको मिल रहा है आधा मार्क्स और फाइनली आपको यहाँ पे मिलेगा 1 मार्क्स। दिस वॉज ऑल अबाउट दी सेक्शन बी। ऐसा ही नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आप बोलोगे भाई ये वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, फिर करेंगे कैसे? किस तरीके से पेपर आते हैं और कितना लिखना ज़रूरी है ये पता होना ज़रूरी है। पढ़ाई करते पर पेपर जब तक आपको समझ में नहीं आता कि इतना लिखना है तो आपको हैबिट बन जाएगी किसकी? यूनिट लिखने की, सारे आंसर्स लिखने के। इसलिए सारे वीडियोस आप देखेंगे।